सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इससे पहले शिक्षा विभाग की जो बैठक है वो भी बुलाई गई है। तो कल केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ दिल्ली में बैठक सीएम सम्राट की है। कर्तव्य भवन में ये बैठक होगी। आज शाम दिल्ली सीएम सम्राट जाएंगे। शनिवार को दिल्ली से सीएम लौट आएंगे। इंडो नेपाल हाई लेवल डैम को लेकर के ये बैठक होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी सीएम सम्राट चौधरी मिलेंगे। आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद, इंडो नेपाल हाई लेवल डैम को लेकर के और उसके साथ और भी कुछ मुद्दों को लेकर के ये दिल्ली दौरा कितना महत्वपूर्ण सम्राट चौधरी का? देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली दौरा सम्राट चौधरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि कल सुबह जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक करेंगे तो वो बैठक भी बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में क्या क्या विकास के कार्य चल रहे हैं, कितनी राशि की जरूरत पड़ सकती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और ये बैठक भी चूंकि वित्त मंत्री के साथ बैठक है तो बिहार में आर्थिक स्थिति और कैसे बेहतर सुधरे और फिर जो भी बिहार सरकार की ग्रीवांसेस होगी उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, ऐसी संभावना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है जो इंडो नेपाल हाई लेवल डैम को लेकर जो बैठक होगी। इसके पहले भारत सरकार लगातार ये नेपाल सरकार से उठाती आई है मामला कि नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से बिहार और यूपी के कई इलाका प्रभावित होता है। हाई डैम बनाने से जो बाढ़ की स्थिति है उसमें कमी आएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की उसकी कमी के साथ साथ बिहार में सिंचाई की भी सुविधा बढ़ जाएगी। अगर बाढ़ की राशि कम होती है तो उससे बिहार को भी राहत मिलेगा, यूपी के कुछ इलाकों को राहत मिलेगा। तो ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही पूर्णिया के जो नौजवान दुबई में फंसे हुए हैं उन्हें मदद पहुंचाने के लिए और उनके वापसी के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। तो कल का दिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनका दिल्ली दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पे उसके बाद मुलाकात के बाद कल ही सम्राट चौधरी देर रात लौट सकते हैं। लेकिन एक खबर ये भी है कि सीएम सम्राट चौधरी कल पीएम के साथ भी दिल्ली में जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे। तो ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण। और इसके अलावा भी 22 अगस्त को, माफ कीजिएगा 22 अगस्त को दिल्ली में जो बीजेपी के जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक बुलाई है। थोड़ी देर के बाद से इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। 12 बजे का वक्त रखा गया है। बता दें कि बिहार में टीआरई 4 समेत छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई है। सीएम सम्राट चौधरी आज शाम दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। तो ये बड़ी खबर। रश्मीस हमारे साथ फोन लाइन पर है। रश्मीस, टीआरई 4 समेत छात्रों के आंदोलन को लेकर के बातचीत हो सकती है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं? और लगातार पटना के गर्दनीबाग में जो छात्र संगठन है उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। और 25 अगस्त को सभी छात्र संगठनों ने ऐलान किया है कि वो महा आंदोलन करेंगे, जिसमें 14 संगठन एक मंच पर रहेंगे। तो इस बीच जो है शिक्षा मंत्री के साथ साथ शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जो है सीएम हाउस पहुंचेंगे। और बता दें आपको कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है बिहार के, वो काफी शिक्षा विभाग को प्रमुखता से भी देख रहे हैं और इन चीजों को बारीकी से समझ भी रहे हैं। तो आज माना जा रहा है कि टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ेगी। टीआरई 4 में लगभग 1000 के आसपास सीटों की संख्या बढ़ सकती है। सूचना मिली है हमें सूत्रों के हवाले से। तो ये आज मुहर लगेगी। और सम्राट चौधरी की बैठक के बाद सीपीएससी को फिर से जो रिक्ति बढ़ी हुई है कई विषयों में, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है, लगभग 1000 सीटें जो है वो आज बढ़ने वाली है। सम्राट चौधरी के यहाँ बैठक खत्म होगी, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री इस बात की ट्वीट कर सकते हैं कि इतनी सीटों की संख्या बढ़ी है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आज शिक्षा विभाग के सचिव हैं राजीव रोशन, इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और तमाम अधिकारी जो हैं वहां मौजूद रहेंगे। जी, चलिए शुक्रिया रश्मीस इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, अनंत सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात की एक तस्वीर जो है वो सामने आई है। और तस्वीर बेहद खास है, जहां मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश कुमार के आवास पर विधायक अनंत सिंह पहुंचे थे। तो अनंत सिंह जो समय दर समय नीतीश कुमार की तारीफ भी करते हैं, उनकी कार्यशैली से प्रभावित भी रहते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधायक अनंत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हुए, मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर
बेहद खास हो जाती है। और देखिए, पीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पर है। मारपीट के विरोध में कामकाज इन्होंने ठप कर रखा है। खबर है कि ओपीडी, इमरजेंसी समेत सभी सेवाओं का बहिष्कार जूनियर डॉक्टरों ने किया है। मरीज के परिजन पर पिटाई का आरोप इन लोगों ने लगाया है। पिटाई की वजह से डॉक्टरों का सर फटा। कठोर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं पर हड़ताल का असर भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हड़ताल पर पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टरों की पिटाई के विरोध में हड़ताल है। और देखिए, बिहार में ईओयू की बड़ी कार्रवाई हुई है। बीबोस के एक अधिकारी हैं जिनके ऊपर शिकंजा आर्थिक अपराध इकाई ने कसा है। बीबोस के उपनिदेशक पर दबिश दी गई है। अजय कुमार सिंह के ठिकाने पर रेड ईओयू की टीम ने किया है। आय से अधिक संपत्ति का आरोप इनके ऊपर है। लगभग 90% अधिक संपत्ति मिली है। अजय के 3 ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। पटना के राजीव नगर और मीठापुर में छापेमारी की गई है। बेगूसराय में पैतृक आवास पर भी ये छापेमारी हुई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, नोटों की गड्डियां इस कमरे में आपको दिखाई दे रही होगी। और इस तरीके से लगातार जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, अकूत संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है, उनके ऊपर लगातार इन एजेंसियों का एक्शन देखने को मिला है। अजय कुमार सिंह के ठिकाने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो बीबोस के उपनिदेशक हैं, यानी कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड। और आय से अधिक इन पर 90% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। और छापेमारी में बरामद कैश की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब खबर मोतिहारी से है, जहां पर चाकूबाजी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद हुआ और इस विवाद के बाद से चाकूबाजी हो गई। और ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए, विवाद कैसे मारपीट में तब्दील नजर आ रहा है। सुगौली प्रखंड के महादेवा स्थान के पास लगे मेले में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। इस दौरान छंगराहा के मंटू कुमार को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मेले में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इसी दौरान धर्मपुर गांव के रवि ने चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। और देखिए, खबर दानापुर से है, जहां पर हथियार के साथ 2 की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, जहां से पिस्टल, 4 कारतूस और 20,000 भी बरामद किया गया है। ये तस्वीर है जहां इनामी टॉप 10 अपराधी दंदन नट को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दंदन लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ फुलवारी शरीफ समेत अन्य थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इनामी अपराधी पीरबहोर थाना क्षेत्र के कॉलेज रोड में घूम रहा है। देवेंद्र राय, साकिन भैरवपुर, थाना बिदुपुर, जिला वैशाली, एवं दूसरा आदित्य कुमार, पेशर गोरखनाथ, ये सदर थाना वैशाली को गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वैशाली बिदुपुर का थाना कांड संख्या 181-20 भी रहा आपराधिक। तो खबर दानापुर से है, जहां पर 25,000 के इनामी अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। और जो खबर सामने आ रही है कि पुलिस के मुताबिक ये लंबे समय से फरार चल रहा था। दंदन के खिलाफ फुलवारी शरीफ समेत अन्य थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इनामी अपराधी पीरबहोर थाना क्षेत्र के कॉलेज रोड में घूम रहा है। अंतर्गत एक इनामी अपराधी है जिनका नाम है ढंढन नथ, पिता स्वर्गीय राजू नथ, मोर बिहार रोड, जोपड़पट्टी, थाना फुलवारी शरीफ। इनको गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें अन्य थाना पीरबहोर और बाकी लोग का भी सहयोग किया गया है।
और देखिए बेगूसराय से 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें हथियार कारतूस दिखाई दे रहे हैं, कुछ शख्स भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। हथियार और भारी मात्रा में कारतूस के साथ कुछ युवक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में जमीन पर चादर बिछाकर कट्टा, राइफल और कारतूस रखे नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ बदमाश पास बैठकर सिगरेट पीते दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में युवक हथियारों के साथ चिकन पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला बलिया थाना क्षेत्र के नौरंगा दियारा इलाके का है। और देखिए बड़ी खबर बगाल से, जहां पर मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें एक महिला बच्ची का गला दबाते नजर आ रही है। इसके बाद बच्ची को मृत समझकर गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो महिला कौन है? क्या वो बच्ची की मां है या फिर बच्ची से उसका कोई और रिश्ता है? मासूम की हत्या के पीछे की वजह क्या है, यह भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान करने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए एक महिला जो है इस बच्ची के पास आती है, उससे उसकी गला दबाती है और उसकी हत्या कर देती है और पास की जो खेत है वहां से ये शव मिलता है। इस पूरी तस्वीर को हम दिखा नहीं सकते हैं, ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। और कैसे 2 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या की जाती है, ये पूरी तस्वीर सामने आई है। और देखिए बेगूसराय से इस बीच बड़ी खबर है जहां पर एक नाबालिग की ऐसी पिटाई कर दी गई कि उसकी मौत हो गई। ताड़ी पीने के विवाद में हत्या की आशंका है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया है। बरौनी में फुलवरिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। 15 साल का मोहम्मद दिलशाद था। तो बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां नाबालिग लड़के की पीट कर हत्या हुई है। ताड़ी पीने के विवाद अभी शाम के लगभग 9 बजे ताड़ी पीने के विवाद में हत्या की आशंका जताई गई है। तो बेगूसराय की खबर है जहां नाबालिग लड़के की पीट कर हत्या की गई है। जो से अजीत पगता रोड कहा जाता है। अभी शाम के लगभग 9 बज रहे हैं। और देखिए खबर बगाल से है जहां पर एक बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। बता दें कि वाल्मीकि नगर में हमलावर बाघ को पकड़ने के लिए ये एक्शन जो है वो वन विभाग का देखने को मिल रहा है। लगातार निगरानी हो रही है, गश्ती ये टीम कर रही है। भेड़िहारी बीट के रोहुआ टोला में ट्रैकिंग और पेट्रोलिंग के दौरान वन कर्मियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर वन्य जीवों की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी। ग्रामीणों से अपील की गई है कि खेत या गांव के आसपास किसी भी वन्य जीव की हलचल दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दें। वन विभाग की टीम ग्रामीणों को लगातार सतर्क रहने की भी सलाह दे रही है ताकि बाघ की मौजूदगी के दौरान किसी तरह की घटना न हो। समझाइए, हम लोग जा सकते हैं, इस रोड से भी जा सकते हैं, बगल में ही चौक है, मेन रोड से जाएंगे, लेकिन पगडंडी वाला रास्ता से जाने का क्या मतलब है? और देखिए भारत ने पाकिस्तानी दूतावास पर बुलडोजर वाला एक्शन किया है। जिस तरीके से दोनों देशों के रिश्तों के बीच एक खटपट देखने को मिली है और इस बीच कहा जा रहा है कि वीजा काउंटर और कुछ अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। बता दें कि कल इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और इधर भारत ने भी पाकिस्तानी दूतावास पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। के शांति पथ में भारतीय हाई कमीशन के बाहर अवैध रूप से सुरक्षा बैरिकेड्स लगाई गई थी जो उनको यहां पर हटाया गया है। आप देखेंगे ट्रैफिक बोलार्ड भी यहां पर हटाए गए हैं। उसके अलावा जो अनाधिकृत ढांचा था उसको पूरी तरह से यहां पर डिस्ट्रॉय किया गया है। ये कार्रवाई एक दिन पहले की गई है। ये बताया जा रहा है कि यहां पर जो कार्रवाई की गई थी उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर कि सारा ढांचा जो है वो ढाया गया है। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये सुरक्षा बैरियर और उसके साथ ही जो बैरिकेड्स हमेशा यहाँ पर देखा करते थे लेकिन उन्हें अब यहाँ पर हटाया गया है। भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अनाधिकृत बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को हटाया गया है और उसके तहत ट्रैफिक बोलार्ड जो लगाए जाते हैं या बैरिकेड्स जो लगाए जाते हैं उसके अलावा यहाँ पर जो पहले राजनयिक परिवार के सभी
जो यहाँ पर लोग हम देखते थे, राजनीतिक परिसर जो है, राजनयिक परिसर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। अब आप यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट ओनली यहाँ पर जो था वो भी बंद किया गया है। इस जगह पर बंद है। उस जगह पर विंडो जो खिड़की होती थी 1 नंबर, वहाँ पर भी लोगों की भीड़ हम देखा करते थे। ये भी यहाँ पर आज कुछ नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो ये ढांचे हैं भारत में पाकिस्तानी मिशन के वीज़ा सेक्शन के यहाँ पर के पास स्थित है और परिसर की निर्धारित सीमा के बाहर लगे हुए थे और उसको यहाँ पर हटाया गया है। हम देखते हैं कि लगातार यहाँ पर से आवाजाही होती थी, इन खिड़कियों पर हमेशा लोगों की आवाजाही रहती थी, लेकिन ये अब संबंधित एजेंसियों ने इन्हें यहाँ से हटाया है। जो बैरिकेड्स यहाँ पर देखते थे आप, ये इतने बड़े बड़े पाइप आपने देखे, ये हटाए गए हैं, तोड़े गए हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये कहा जाता है कि अवैध निर्माण था। ये कदम पाकिस्तान की ओर से इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर लगे पार्किंग पोल हटाए जाने के कुछ दिनों बाद हटाया गया है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच इस तरह की जो जवाबी कार्रवाई पहले भी देखने को मिलती रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि जिस तरह की कंडीशन है, उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा ढांचा बताया गया है कि ये अवैध था और इस अवैध निर्माण को यहाँ पर हटा दिया गया है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज पर पहली बार वंदे भारत ट्रेन ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाई और ये तस्वीरें गवाह है बढ़ती तेज होती रफ्तार की, जहां जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब ब्रिज पर पहली बार वंदे भारत ट्रेन करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। यह तस्वीरें भारतीय रेलवे की बढ़ती रफ्तार और जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी के लिए नए अध्याय की गवाही दे रही है। नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबे नए ब्रॉड गेज रेल सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम अनुमत गति बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी है। ब्रिज पर वंदे भारत की 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जम्मू कश्मीर के रेल नेटवर्क के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक ऐतिहासिक पल ये रहा है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर भी नए आयामों को गढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर भी किस तेजी के साथ, किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका एक उदाहरण ये दौड़ती वंदे भारत है। और देखिए, तेजस्वी छात्रों के मुद्दे पर कल जिस तरीके से सड़कों पर उतरे थे, हालांकि उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी पलटवार किया। उन्होंने तेजस्वी यादव के मार्च को पूरी तरह से फेल बताया और कहा कि उनके विधायक भी अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी इसी तरह की पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। मैं भी बोला कि वो नॉन इशू को इशू बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जो इशू सेटल्ड हो गया और उसमें वो राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देख के कंप्लीट फेल था। कितने लोग थे? पटना में तो बिल्कुल शांति थी। तो उसमें हमको लगता है कि जो मैं पहले भी बोला हूँ, जो उनका पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने का तरीका है। और देखिए, वंदे मातरम विवाद पर सीडब्ल्यूसी की तरफ से एक फैसला लिया गया। वह फैसला ये कि हम सिर्फ वंदे मातरम के 2 पैरा ही गाएंगे, 2 छंद ही गाएंगे, जिसके बाद से सियासी घमासान भी मचा हुआ है। लेकिन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस ने 1937 के प्रस्ताव के मुताबिक पूरा वंदे मातरम नहीं गाने का ऐलान किया। कांग्रेस ने पूरा वंदे मातरम ना गाने के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का कानून भी बन चुका है। वंदे मातरम किसी पार्टी धर्म का गीत नहीं है, ये राष्ट्रगीत है, सबको पालन करना चाहिए। तो कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 ही पैरा गाने का फैसला किया है, जिस पर राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कांग्रेस के रवैये और फैसले पर सवाल उठाया है और कहा है कि जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वे मान रहे हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस संविधान से ऊपर है? जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, अगर पार्लियामेंट ने पास किया है सारे, तो बिल्कुल इसको मानना चाहिए सब। आप उसके ऊपर तो नहीं है। अगर कोई कानून है तो सबको तो कानून के दायरे में रहा। और देखिए, खबर पटना के बीटा से, जहां पर 69 पूर्व सैनिकों को जमीन देने का वादा किया गया था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
जवानों से जमीन के नाम पर धोखा, कर्नल और कैप्टन ने नहीं छोड़ा मौका और रजिस्ट्री के वक्त कर दिया बड़ा खेल। जिन पूर्व सैनिकों ने देश की सीमाओं की हिफाजत की, उन्हीं से जमीन देने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। फर्जीवाड़े का ये सनसनीखेज मामला पटना के बिहटा स्थित IIT थाना क्षेत्र का है, जहां सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिमिटेड पर 1-2 नहीं कुल 69 पूर्व सैनिकों को जमीन देने का भरोसा देकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। आवेदन के मुताबिक पूर्व सैनिकों को जमीन दिखाई गई, रकम ली गई और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा दी गई। ऐसे में सवाल ये कि जमीन के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? 69 पूर्व सैनिकों की शिकायत पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपको एक राघवेंद्र कुमार है जो पूर्व सैनिक है, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन अम्हारा थाना में दिया गया था, जिसके आधार पर अम्हारा थाना कांड संख्या 54/2026 अंकित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिमिटेड एक NGO है, जिसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश राणा है एवं ऑनररी कैप्टन अर्जुन कुमार सिंह उसमें उनके पार्टनर है। उनके द्वारा 69 लोगों को, जो सभी पूर्व सैनिक हैं, उनको जमीन देने के नाम पर फर्जी तरीके से जमीन दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इस मामले में पूर्व सैनिक राघवेंद्र कुमार के आवेदन पर IIT अम्हारा थाने में FIR दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक जांच में लगाए गए आरोपों को सही भी पाया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आवेदन में संस्था के अध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश राणा और उनके पार्टनर ऑनरेरी कैप्टन अर्जुन कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अनुसंधान चल रहा है और कांड को अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में सत्य पाया गया है एवं उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरीके से आम लोगों को बेवकूफ बनाकर, और ये तो विशेषकर पूर्व सैनिक है और पूर्व सैनिकों को इन्होंने अपने झांसे में लेकर, क्योंकि ये खुद सेना के लोग हैं, उनके साथ ये फ्रॉड किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर जमीन किसी और की थी तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई है? अगर करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ तो पैसा आखिर कहां गया? और क्या इस फर्जीवाड़े में सिर्फ 2 लोग ही शामिल हैं या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से मिल पाएंगे। ऐसे में जमीन खरीदने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। जमीन का मालिकाना हक जरूर जांच लें। जमाबंदी और खाता खिसरा का सत्यापन कराएं। जमीन के कागजात की कानूनी जांच करवाएं। रजिस्ट्री से पहले सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करें। किसी संस्था या व्यक्ति के भरोसे पर बड़ी रकम देने से बचें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी पूर्व सैनिकों की तरह ठगों के चंगुल में फंसकर अपने खून पसीने की कमाई को गंवा सकते हैं, जैसे 59 पूर्व सैनिकों ने गंवा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस पूर्व कर्नल और कैप्टन को कब तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है और साजिश को डिकोड कर सच से रूबरू कराती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ 18 पर